रमेश नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का साया उससे छीन गया था। ना तो कोई परिवार का सहारा था और ना ही जमीन जायदाद। वो एक कच्ची झोपड़ी में गुजारा करता था, लेकिन गांव में आई बाढ़ उस झोपड़ी को भी बहा ले गई। गांव का जमींदार प्रताप सिंह स्वभाव से दयालु इंसान था। उसने रमेश की बेबसी देखकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए दूसरी झोपड़ी भी दे दी। वक्त गुजरते गुजरते रमेश जवान हो गया, मगर आज भी वही जमींदार के खेत खलिहानों में काम करता था। प्रताप सिंह को उस पर बेटे जैसा विश्वास था। रमेश बेटा, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उम्र भी हो चली है और घर में भी एक साथी होना जरूरी है। अगर तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो वो तुम्हारे कामकाज और घर गृहस्थी का ध्यान रखेगी। तुम्हारे खाने पीने की फिक्र भी वही करेगी। मेरी भी अब जवानी नहीं रही। कब भगवान बुला लें कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर तुम्हारी शादी होते देख लूं तो मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। अरे सेठ जी, ऐसी बातें मत कीजिए। काश आपकी लंबी उम्र हो और मेरी उम्र भी आप पर चढ़ जाए। मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। बचपन से ही माँ बाप का साया उड़ गया था। उस वक्त से लेकर आज तक आपने ही मेरा सहारा बनकर मुझे संभाला है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर भी चुका नहीं पाऊंगा। अरे बेटा, एहसान वहसान की बातें छोड़ो। मुझे ये बताओ, शादी का इरादा कब कर रहे हो? दुल्हन मैं ढूंढूं या फिर तुम्हारी नजर में पहले से कोई है? सेठ जी, फिलहाल मेरी नजर में कोई लड़की नहीं आई है। आप जैसा उचित समझे वही फैसला कर दीजिए। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। जो भी निर्णय आप लेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे जीवन में पिता की जगह रखते हैं। ठीक है बेटा, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बेहद योग्य लड़की है। शादी के खर्च की चिंता मत करो, वो पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। जब मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा दर्जा दिया है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जैसा आपको उचित लगे वही करूंगा। प्रताप सिंह का बेटा उनकी सारी बातें दरवाजे के पास खड़ा खड़ा सुन रहा होता है। रमेश के जाते ही विक्रम प्रताप सिंह के पास आता है। पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रमेश की शादी का सारा खर्च आप क्यों उठाएंगे? याद रखिए, वो हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। इससे वो सिर ऊंचा कर सकता है। अब आप उसकी शादी पर पैसा खर्च करेंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से लेकर आज तक वो हमारे पैसों पर पला बड़ा है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या उसने आपसे ठेका ले रखा है? विक्रम, जरा सोच समझकर बोलो। रमेश सिर्फ नौकर नहीं है, वो मेरे लिए बेटे से कम नहीं। उसकी परवरिश मेरी आंखों के सामने हुई है। ये जमीन जायदाद मेरी मेहनत से खड़ी हुई है और इसका क्या करना है, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। याद रखो, मैं सिर्फ तुम्हारा पिता नहीं, इस घर का मालिक भी हूं। पिताजी, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं आपका खून हूं, आपका असली बेटा, और आप मेरी बराबरी उस भिखारी रमेश से कर रहे हैं। उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? उसकी मासूम शक्ल पर मत जाइए। ऐसे गरीब लोग हमेशा मासूमियत का दिखावा करते हैं। वक्त आने पर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपना और पराया मुझे मत सिखाओ विक्रम। मुझे अच्छी तरह पता है कौन अपना है और कौन नहीं। जब मैं बुरी तरह बीमार पड़ा था तब तुम्हारा अपनापन कहां गया था? उस समय रमेश ने दिन रात मेरी सेवा की और आज मैं जिंदा हूं तो उसी की वजह से। तुमने तो मेरी खबर तक नहीं ली, अपने नशे में डूबे रहते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब यहां आकर मुझे अपना पराया मत समझाओ। जाओ यहां से। ऐसा लगता है जैसे उसने आपके विचार बदल दिए हो, इसलिए आप अपने बेटे के नौकर का पक्ष ले रहे हैं। और आपकी उम्र भी अब इतनी हो गई है कि समझदारी से काम लेना चाहिए। अभी आप सभी हिसाब किताब मुझे सौंप दें, वरना इसी तरह पैसा व्यर्थ हो जाएगा और मेरे हिस्से का कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा।
अपना हिसाब किताब मुझसे मांगना और मुझे बदनाम करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने ये पैसा अपनी मेहनत और इज्जत से कमाया है और मैं इसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। अगर तुम सच में हिसाब चाहते हो तो पहले खुद उस काबिल बनो। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे रमेश जैसा पुत्र देते। गुस्से में विक्रम बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस गरीब रमेश के साथ कुछ करना पड़ेगा। ये छोटा नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है और जब अपना बेटा ही फेल हो रहा है तो क्या करे? मेरे पिता होकर वो उस नौकर की तरफदारी कर रहे हैं। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सही मौका आएगा तो दोनों को सबक सिखाऊंगा। प्रताप सिंह ने रमेश की शादी करवा दी। अब रमेश की जिंदगी पहले से भी बेहतर और आसान हो गई। सावित्री, सच कहूं तो तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बहुत आसान और खुशहाल हो गई है। पहले मैं हर काम खुद ही करता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना। अब तुम सब संभालती हो और तुम्हारे होने से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया। मेरे माता पिता तो बचपन में ही चले गए थे, लेकिन मालिक ने मुझे पाला और हमेशा मदद की। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता। आज तुम मेरे साथ हो, ये सब उन्हीं की वजह से है। मालिक मेरे लिए भगवान जैसा है। इसे हमेशा याद रखना और उनका सम्मान हमेशा रखना। हाँ, सच में सेठ जी बहुत ही नेक दिल और मददगार इंसान है। कुछ समय ऐसे ही गुजरता रहा। फिर एक दिन, पिताजी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। तुम इतने पैसे लेकर क्या करने वाले हो? कारण बताना मुश्किल है, बस मुझे पैसे चाहिए। मुझे अब समझ आ गया है कि तुम्हें पैसे सिर्फ नशे और जुए के लिए चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी पुरानी आदत रही है। विक्रम, अब भी मौका है बदलने का। इन बुरी लतों को छोड़ दो, वरना इसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होगा। मैं आपसे ज्ञान नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। आखिर ये पैसे मेरे हैं, मैं ही तय करूंगा कि कहां खर्च करना है। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। अरे, अपने पिता से ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें तमीज की कोई सीख नहीं रही। दिन ब दिन तुम सिर्फ बदतमीज होते जा रहे हो। अगर पैसों की मांग किसी नेक काम के लिए होती तो मैं देता भी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये धन मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। इसे तुम जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं मिला। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा। मेरे लिए तो पैसे में ही है, और उस गरीब की शादी पर तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। एक बार और सोचो, वरना परेशानी हो जाएगी। तू अपने बाप को धमकी दे रहा है, जबकि तुमने आज तक अपने लिए एक पैसा भी कमाया नहीं। मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक तुम्हें हर चीज दी, प्यार और लाड़ प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती थी, जिसकी सजा मुझे अब भुगतनी पड़ रही है। अब यहां से निकल। विक्रम गुस्से में चला गया। थोड़ी देर बाद रमेश अपने सेठ के पास आता है। सेठ जी, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं, क्या हुआ? बेटा, विक्रम ने मेरी बहुत परेशानी बढ़ा दी है। हर दिन उसका बर्ताव और बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि अब वो सही और गलत में फर्क करना भूल गया है। सच कहूं तो समझ नहीं आता इस लड़के का क्या होगा। सेठ जी, परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। नहीं रमेश, तुम समझते नहीं। अब मामला मेरे हाथ से निकल गया है। वो बातों से नहीं माना करता। मुझे उसके लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। विक्रम के मन में रमेश के लिए जलन होने लगती है कि उसका पिता अपने बेटे को छोड़कर उस रमेश की सेवा में लगा रहता है। मैं भी देख रहा हूँ। पैसे मुझे किसी हाल में चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
अगले दिन सुबह प्रताप सिंह की तिजोरी में से 10,000 रुपए की चोरी हो जाती है। प्रताप सिंह सबसे पूछताछ करता है पर पैसों का कोई पता नहीं चलता। पिताजी, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। क्या हुआ, बताइए। छोटे सेठ जी की तिजोरी से पैसे गायब हो गए हैं और चोरी करने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर ये पैसे किसने निकाले होंगे? तो यही बात है। और चोरी किसने की होगी? यकीनन रमेश ही पैसे निकाल सकता है। तुम ये क्या कह रहे हो विक्रम? मैं रमेश पर विश्वास करता हूँ, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। हमने उस पर भरोसा करके गलती कर दी। वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। पहले से ही उसकी नजर हमारे पैसों पर थी। आप उस पर इतना भरोसा करते थे और तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला दिन रात वही आपके पीछे घूम रहा था। रमेश वहाँ आता है। सेठ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी तिजोरी में से पैसों की चोरी किसने की? अरे वाह, इतनी बड़ी चोरी करने के बाद तुम यहाँ खड़े होकर पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुम्हारी ये हिम्मत और बेशर्मी देखकर मुझे गुस्सा नहीं बल्कि घिन आ रही है। जिस छत के नीचे पले बड़े उसे ही तुमने धोखा दे दिया। क्या चोरी? सेठ जी, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। छोटे मालिक, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये इल्जाम तो मेरी रूह को कपा रहा है। मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है और आप जानते हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये झूठ है मालिक, सरासर झूठ। बस अब ये मासूमियत का नाटक बंद करो। चोरी तुमने ही की है और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, वो पैसे कहां हैं? वरना अभी इसी वक्त तुम्हें लात मारकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा। तुम जैसे मक्कार और एहसान फरामोश लोगों की रग-रग से वाकिफ हूं मैं। पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके भरोसा जीतते हो और मौका मिलते ही हाथ साफ करके निकल लेते हो। मेरे पिताजी ने तुम पर जो एहसान किए उसका यही घिनौना सिला दिया तुमने। ये सुनकर रमेश को बहुत दुख होता है। बस अब इस बहस को खत्म करो विक्रम। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, रमेश के खिलाफ अब एक भी अपमानजनक शब्द मेरे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने उसे सालों से परखा है। वो गरीब हो सकता है लेकिन उसकी ईमानदारी किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। वो तुमसे बहुत ज्यादा नेक है। तुम्हें रमेश पर इस तरह उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आइंदा ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं होगा। क्या आप होश में हैं? आप एक चोर नौकर के लिए अपने खुद के बेटे को गलत ठहरा रहे हैं। ये रमेश सिर्फ एक मक्कार है जिसने आपको अंधा बना दिया है। आप सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं पिताजी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो चुनौती स्वीकार कीजिए। मैं कहता हूं, तुरंत इसके घर की तलाशी लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विक्रम, अपनी हद में रहो। अगर एक भी शब्द और कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह से समझता हूं। तुम रमेश पर झूठा दोष मढ़कर हमें अलग करना चाहते हो। सच कहूं तो चोरी उसने नहीं की। मुझे तो अब ये यकीन हो रहा है कि पैसे ना मिलने पर तुम खुद ही अपने घर के चोर बन बैठे हो। आपका बेटा मैं हूं और आप मुझ पर यह इल्जाम लगा रहे हैं। आपको इस नौकर की बात सच लग रही है, पर अपने खून पर आपको जरा भी भरोसा नहीं है। मैं ये बात सबके सामने दोहराता हूं। मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। तुम यहीं खड़े रहो। सबसे पहले तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी। ठीक है, अगर आपको मुझ पर इतना ही अविश्वास है तो बेझिझक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए। लेकिन सुनिए, मेरी शर्त यह है कि जैसे ही मेरे कमरे से कुछ नहीं मिलेगा, आप तुरंत रमेश के घर की भी तलाशी लेंगे। तभी यह मामला पूरी तरह से साफ हो पाएगा। पूरी तलाशी ले ली गई। विक्रम का कमरा कोना कोना छान मारा गया, मगर लाख कोशिशों के बाद भी वो पैसे वहां नहीं मिले। अब भी यकीन नहीं आया? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि चोर कोई और नहीं बल्कि रमेश है। अब एक ही काम बचा है, उसके ठिकाने को तुरंत खंगालो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
छोटे सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। अब समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। चलिए अभी रमेश के घर की तलाशी लेते हैं, तभी सारा शक दूर होगा। और तलाशी पूरी होते ही रमेश का झूठ सबके सामने आ गया। वो चोरी की पूरी रकम उसके घर से बरामद कर ली गई। विक्रम बेकसूर था। देखिए सेठ जी, रमेश के पलंग के नीचे कपड़े के बीचों बीच रखे थे ये पैसे। रमेश को तो जैसे गहरा सदमा लगा। उसकी आंखें फटी रह गई। वो खुद से पूछ रहा था, ये पैसे मेरे घर में कहां से आए? देखा आपने पिताजी, अब तो आपकी आंखें खुली। मैं शुरू से चीख रहा था कि मैं निर्दोष हूं और रमेश ही चोर है। आपने एक नौकर के लिए अपने बेटे पर शक किया। आज आपको समझ आया कि आपका अपना कौन है और पराया कौन। प्रताप सिंह को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो अपमान और अफसोस से इतना भर गए कि चुपचाप बस अपने बेटे की तरफ देखते रहे, बिना कुछ बोले। ये नहीं हो सकता सेठ जी, ये किसी की साजिश है। मैं इस घर की ईमानदारी से सेवा करता आया हूँ। मैं चोरी जैसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। कोई मेरे पीछे पड़ा है, कृपा करके मेरी बात सुनिए। बस बहुत हो गया धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी का सिर झुक गया है। वो तुम पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते थे और तुमने उनका दिल छल्ली कर दिया है। झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। सबूत सबके सामने है कि तुमने चोरी की है। पिताजी अब कोई बात नहीं। नहीं सेठ जी, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। मैं अपने भगवान के घर में पाप नहीं कर सकता। आप ऐसे चुप मत रहिए सेठ जी, कुछ तो बोलिए, मेरी सफाई सुनिए। बेटे के सामने शर्मिंदगी से प्रताप सिंह की आवाज ही चली गई। बस अब कोई दया नहीं। पिताजी ऐसे धोखेबाजों को कतई नहीं छोड़ना चाहिए। आप चुप क्यों हैं? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जो हुआ है उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। विक्रम, इस घर में क्या होगा ये मैं तय करूंगा। तुम पुलिस को फोन नहीं करोगे। बिना एक भी शब्द कहे मेरे साथ यहां से चलो। सेठ जी ऐसे चुपचाप मत जाइए, मेरी तरफ देखिए। आप अगर मुझसे रूठ कर चले गए तो मेरा भगवान भी मुझसे रूठ जाएगा। मैं नहीं सह पाऊंगा सेठ जी। बस एक बार मेरी तरफ देखिए और मुझसे बात कीजिए। खबरदार धोखेबाज, आज के बाद अगर मेरे पिताजी के आसपास भी भटका या हमारे घर के करीब भी दिखा तो मैं तेरी टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। शुक्र मना कि पिताजी ने तुम पर यह एहसान किया है और पुलिस को नहीं बुलाया, नहीं तो आज तुम्हारी जगह जेल की काल कोठरी में होती। रमेश गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगता रहा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन उसकी पीड़ा किसी को नहीं दिखी। सबने उससे मुंह फेर लिया। प्रताप सिंह ने एक गहरी आह भरी और अकेलेपन में उस जगह को छोड़ दिया। आज सबका खत्म हो गया। सावित्री, मैंने अपने सेठ जी को कितना गहरा जख्म दिया है। वो तो मुझ पर अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा करते थे। सोच भी नहीं सकता कि इस समय वो किस हाल में होंगे। उनका पूरा विश्वास टूट चुका होगा। मैं उनकी नजर में गिर गया हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपको फंसाया गया है। ये पैसे अचानक आपके घर में कहां से आ गए? ये जरूर किसी का गहरा षड्यंत्र है। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें उस असली अपराधी को ढूंढना होगा जिसने ये सब किया है। मुझे परवाह नहीं सावित्री, कौन फंसा रहा है कौन नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। इस वक्त मेरी सारी चिंता सिर्फ मेरे सेठ जी के लिए। सोचो, उनका विश्वास कैसे टूटा होगा। वो अंदर से कितना टूट गए होंगे। मुझे कैसे भी करके उनसे मिलना है। मुझे उनसे बात करनी ही होगी। देखो, अभी वहाँ जाना सही नहीं है। आपने खुद देखा, किसी ने आपकी बात गंभीरता से नहीं ली। कोई भी आप पर विश्वास करने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि सेठ जी भी नहीं। वो तो बिना एक शब्द कहे बस चुपचाप चले गए। नहीं, इसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं है। सावित्री, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। सच्चाई ये है कि चोरी मैंने नहीं की,
लेकिन सबूत मेरे खिलाफ है। वो पैसे सबके सामने मेरे पास से मिले हैं। अब दुनिया के लिए मैं चोर हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस प्रमाण से खुद को निर्दोष साबित करूं और सेठ जी को विश्वास दिलाऊं। अभी नहीं, इस समय आपको किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा समय बीत जाने दीजिए, फिर हम सेठ जी से मिलकर बात करेंगे। सावित्री की बात मानते ही रमेश ने फिलहाल के लिए चुप्पी साध ली। इसी दौरान ये अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि उसके खास काम करने वाले नौकर ने प्रताप सिंह के घर चोरी की है। अब गांव का हर शख्स रमेश को देखते ही खुसफुसाने और बातें बनाने लगा। अरे तुम लोगों को पता चला? सुना है रमेश ने अपने सेठ के घर हाथ साफ किया है। सच में चोरी कर दी उसने। हाँ भाई, मैंने भी यही सुना। सच कहूं तो अब भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। सोचो, सेठ ने बचपन से पाल पस कर रमेश को बड़ा किया, उसे बेटे जैसा प्यार दिया, और बदले में रमेश ने उसी सेठ को धोखा दे दिया। ये तो अत्यंत शर्मनाक है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। आजकल भलाई का जमाना सचमुच चला गया है। किसी के लिए कुछ भी अच्छा करो, बदले में धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिलता। लोगों के ताने रमेश को बहुत तकलीफ दे रहे थे। वो प्रताप सिंह को देखना चाहता था, लेकिन उस दिन से प्रताप सिंह ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इसलिए रमेश रोज प्रताप सिंह के घर के बाहर आता और उनकी एक भी झलक पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करता। वक्त थमा हुआ लग रहा था और कुछ दिन इसी उदासी में बीत गए। घर का राशन लगभग खत्म हो चुका है। आज का खाना ही बन पाएगा। आप अपने मालिक की उम्मीद में और कितने दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो अब आपको काम पर वापस बुलाएंगे। कृपा करके कोई दूसरा काम तलाश कीजिए, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। अगर राशन खत्म हो गया था तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने ये बात छिपाकर क्यों रखी? मैं आपको कैसे बताती? आप तो दिन रात गहरी सोच में डूबे रहते हो ना। ठीक से खाते हैं न सोते हैं। मेरी विनती है, उस बात को भूल जाइए और अब जिंदगी में आगे बढ़िए। इसके बाद रमेश काम की तलाश में गांव में निकल पड़ा और गांव के साहूकार के पास जाकर काम की बात की। साहूकार जी, मैं काम की तलाश में हूँ और मुझे इसकी सख्त जरूरत है। घर के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम निकल सकता है? आपकी अति कृपा होगी। क्या तू काम ढूंढ रहा है? तू वही रमेश है ना, प्रताप सिंह का चोर? मुझे अपने पैसों से ज्यादा मेरा कारोबार है। माफ करना, मैं चोरों को काम नहीं देता। क्या गारंटी है कि तू कल को यहाँ कुछ नहीं चुराएगा? जा, अपना रास्ता ना। साहूकार की बात सुनकर रमेश का दिल बैठ गया और वो चुपचाप वहां से निकल पड़ा। उसने हार नहीं मानी और रामचंद्र सेठ के पास जाकर काम के लिए पूछा। सौभाग्य से सेठ ने उसे काम देने के लिए हाँ कर दी। हाँ जरूर, तुम कल से ही काम शुरू कर देना। यहाँ इतना काम है कि मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो 3-4 मेहनती लोग चाहिए ही थे। आपका तहे दिल से शुक्रिया सेठ जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। मैं पक्का कल सुबह से ही काम पर आ जाऊंगा। इतने में ही सेठ की पत्नी वहां आ पहुंची। अरे आप इसे क्यों रख रहे हैं? इसे काम पर रखने का सोचिए भी मत। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आप भूल गए इसने प्रताप भाई के साथ क्या किया? जिस प्रताप सिंह ने इसे बेटे की तरह रखा और हर तरह से मदद की, उसी के साथ इसने धोखा किया। अगर ये चोर हमारे यहाँ काम पर आया तो याद रखना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाग्यवान, शांत हो जाओ। रमेश, मेरी बात सुनो। मैं माफी चाहता हूँ भाई। मैं तुम्हारे कारण अपने घर में झगड़ा नहीं चाहता। तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। दुखी होकर रमेश वहाँ से चला गया और एक पेड़ की नाव में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने प्रताप सिंह किसी के साथ बात करते देखा। उम्मीद से भरकर उसने रमेश ने आवाज दी, पर प्रताप सिंह ने जानबूझकर उसकी तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ गए। ये गंभीर उपेक्षा रमेश को बहुत बुरी लगी। वो निराश होकर अपने घर चला आया।
इस बीच सावित्री भी गांव की औरतों के कड़वे तानों से जूझ रही थी। देखो वो जा रही है, ये वही रमेश की पत्नी है, सावित्री है ना? मैंने तो सुना है ये दोनों पति पत्नी मिले हुए थे। प्रताप सिंह जैसे सीधे साधे आदमी को फंसा कर रखा था इन लोगों ने, लेकिन सच कभी नहीं छिपता। देखोगे हाथ पकड़े गए। चोरी के सारे नगद रुपए इनके घर से मिले हैं। सावित्री को ये कड़वी बातें सुनकर बहुत जोर का धक्का लगा। वो चुपचाप वहाँ से निकली और घर पहुँची। क्या हुआ जी, आप काम ढूंढने गए थे ना? काम नहीं मिला सावित्री, मैं कल दोबारा जाऊंगा। तुम सब्जी क्यों नहीं लाई? सब्जी बहुत महंगी हो गई है जी, दाम सुनते ही हिम्मत टूट गई। मैंने सोचा फालतू खर्च क्यों करना, दाल चावल से ही काम चला लेते हैं, हमारे पास अब पैसा बहुत कम है। इसके बाद रमेश और सावित्री चुपचाप बैठ गए। दोनों ही गांव वालों के ताने और अपनी पीड़ा एक दूसरे से छिपा रहे थे। एक दिन रमेश के घर पर एक आदमी आया। अरे रमेश, ओ रमेश, क्या घर पर हो? हाँ भाई, क्या हुआ, क्या बात है? अरे रमेश, रामचंद्र सेठ ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, जल्दी चलो। रमेश और सावित्री खुशी से झूम उठे। क्या सच में? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मुझे आखिरकार काम मिल ही गया। रमेश उत्साह से सेठ रामचंद्र के पास काम पर लग गया। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद सेठ रामचंद्र ने उसी दिन उसकी अच्छी मजदूरी दे दी। ये लो भाई रमेश, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से समय पर काम पर आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको अंदाजा नहीं है, घर के हालात बहुत नाजुक थे। अगर आज मुझे काम ना मिलता तो भूखे रहने की नौबत आ जाती। मैं अब चलता हूँ सेठ जी, कल ठीक वक्त पर आ जाऊंगा। रमेश तेज कदमों से घर पहुंचा। ये रही मेरी आज की कमाई सावित्री, अब चिंता मत करना। सेठ जी ने तो काफी अच्छी मजदूरी दी है। सेठ जी वास्तव में बहुत दयालु हैं। मुझे लगता है उन्होंने मेरी मजबूरी देखकर औरों से कहीं ज्यादा पैसे दिए होंगे। इधर सेठ रामचंद्र प्रताप सिंह से मिलने जाता है। सुनो, तुम्हारा काम हो गया। जैसा तुमने कहा, मैंने उसे काम पर रख भी लिया और उसे ज्यादा मजदूरी भी दे दी। तुम मेरे पुराने और अच्छे मित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हारी बात टाल नहीं सका। तुम्हारे कहने पर तो मेरी पत्नी भी मान गई, वरना उसे समझाना बहुत मुश्किल था। रमेश गहरे सोच में डूबा हुआ था। आखिरकार सेठ जी ने मुझे काम पर रखा कैसे? सेठानी जी ने तो उस दिन साफ मना कर दिया था और उन्होंने मुझे दूसरों से ज्यादा मजदूरी भी दी। ये सब हुआ कैसे? कल सेठ जी से पूछना पड़ेगा। कहीं मेरी वजह से सेठानी जी को कोई और तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगले दिन सुबह रमेश सेठ के घर जाता है। सेठ जी, एक बात पूछनी थी। सेठानी जी मेरी वजह से नाराज तो नहीं हैं? उन्हें मेरा यहाँ काम करना मंजूर है ना? अरे नहीं नहीं रमेश, सेठानी को कोई एतराज नहीं है। वो पूरी तरह मान गई है, इसीलिए तो हमने तुम्हें काम पर बुलाया है। सेठ जी, मैं सच में ये सोच रहा था, आप दोनों का मुझ पर बड़ा एहसान है। मेरे मुश्किल समय में सिर्फ आपने ही मेरी सहायता की। मैं आपका ये उपकार याद रखूंगा। रमेश, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सच कहूं तो प्रताप सिंह ने मना किया था, पर मेरे हिसाब से तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। क्या हुआ सेठ जी, सब ठीक तो है ना? ठीक है, पर रमेश, शुक्रिया मुझे नहीं, प्रताप सिंह को कहो। वो मेरा करीबी दोस्त है और मेरी पत्नी भी उसे बहुत मानती है। हमने उसके कहने पर ही तुम्हें काम पर रखा था। वो तुम्हारी बहुत परवाह करता। ये सुनकर रमेश की आंखों में पानी भर आया। वो प्रताप सिंह के घर की ओर आ गया, मगर घर के बाहर ही एक नौकर ने उसे रोक लिया। रुक जाओ रमेश, तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। छोटे सेठ जी ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? किस लिए आए हो? मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए सेठ जी से बात करनी है। रमेश निराश होकर चला गया। रमेश की आवाज सुनकर प्रताप सिंह भी बेचैन हो गया और उससे मिलना चाहता था। रमेश, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है। हम दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हैं।
पर मैं लाचार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने चोरी नहीं की, ये साजिश है। मगर विक्रम के झूठे सबूतों के सामने मैं चुप रह गया। अब पूरा गांव तुम्हें चोर मानता है, जबकि तुम बेकसूर हो। एक दिन विक्रम अपने नौकर से बात कर रहा था। रमेश को उस सेठ का आसरा मिल ही गया। ठीक है, पुरानी चाल दोहराओ। जैसे पिताजी के कमरे से निकालकर रमेश के कमरे में पैसे रखे थे, वैसे ही सेठानी का हार चुराओ और झट से रमेश के घर पहुंचा दो। अब देखता हूं कौन उसे काम देता है। मैं उस रमेश को भूखा और लाचार देखना चाहता हूं। उसे सड़क पर ना ले आया तो मेरा नाम विक्रम सिंह नहीं। प्रताप सिंह सारी बातें सुन लेता है। उसे गहरा सदमा लगता है और रमेश के लिए उसका दिल और भी बेचैन हो उठता है। गुस्से से आग बबूला होकर वो सीधे विक्रम के कमरे में जा धमका और बोला, अच्छा, तो ये तुम्हारी असलियत है? इतनी हद तक गिर गए तुम? शर्म नहीं आती? रमेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मुझे लगा तुम सुधर गए। तुमने अपने घर में चोरी करके रमेश को फंसाया। उसे कितनी तकलीफ हुई है तुम्हारी वजह से। तुम तो उसके लिए पुलिस बुला रहे थे। अब मैं बुलाऊंगा पुलिस और सारे गांव को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। कल सबके सामने तुम्हारा फैसला होगा। अगले दिन उसने सारे गांव को बुलाकर विक्रम की सारी सच्चाई बता दी। उसने माफी मांगी और रमेश के साथ हुए अन्याय के बदले में अपनी 20 एकड़ जमीन उसे सौंप दी, ताकि रमेश आजादी से जी सके। रमेश के प्रति हुए इस न्याय को देखकर विक्रम का नौकर भी घबराकर सारी बात स्वीकार कर लेता है। पुलिस के आते ही विक्रम और उसका नौकर दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और इस तरह सच्चाई की जीत हुई और निर्दोष रमेश को उसका हक मिला। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी